ग नंबर में क्वेश्चन क्या एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 9 है, इसे समांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है। तो नेत्रिका एवं अभिदर्शक के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो दोनों लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात करो। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने पहले कराए थे उनको यस सबको सर। जो है एक बार रिवीजन कर लेना, जो नोट्स में पक्का लिखे होगे। इसमें तुम्हारा जो है जो एक सेकेंड, इसमें दिया हुआ है तुम्हारा आवर्धन क्षमता m। ठीक है, अब यस सर। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता हमेशा निगेटिव होती है, पहली बात तो ये ध्यान देना। ठीक है, तो यस 9 सर। होगी। अगर विद साइन लिखोगे तो माइनस का 9 होगा। ठीक है, यस सर। और दूसरी बात, समांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है। तो समांतर किरणों जो अनंत से किरणें आ रही हैं वो समांतर से आ रही हैं। ठीक है, फिर यस सर। नेत्रिका एवं दर्शक के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, मतलब कि नेत्रिका और अभिदर्शक के बीच की दूरी। तो दोनों लेंसों की फोकस दूरियां बताइए। ठीक है, अब समांतर लेंस किरणों के लिए समायोजित किया जाता है, मतलब आने वाली किरणें भी समांतर होंगी, और जब उससे नेत्रिका से जब फोकस होगी, फोकस के सॉरी अभिदर्शक के से आके किरणें फोकस होंगी, अब फिर उस फोकस पे प्रतिबिंब, फोकस में प्रतिबिंब बनेगा। अभी एक और लेंस लगा होता है तुम्हारा वो नेत्रिकल वाला, फिर वो उसके फोकस पर तुम्हारा पहला प्रतिबिंब बनेगा, तो वो जाके फिर से समांतर अनंत पर किरणें बना देगा। ठीक है, तो एक प्रकार से उसके कहने का मतलब ये, भाषा को समझो पहले। इसमें ये तुम्हारा अभिदर्शक हो गया। तो यहाँ से प्रकाशित किरणें आएंगी, जो भी आएंगी, ठीक है, अनंत से वो समांतर किरणें आएंगी। ठीक है, अब हालांकि देखो इस वाली किरणों पे तो कोई जोर नहीं होता। ठीक है, जो अनंत से आनी है, जो मतलब चंद्रमा से कि मतलब देख रहे हो अगर दूरदर्शी तो उसमें तो कोई रोल नहीं होता। तो इसको तो एज इट इज ही रखो। ठीक है, तो किरणें ऐसे माना जाता है जब तुम लोग डेरिवेशन, इसका डेरिवेशन याद रखना। ठीक है, डेरिवेशन इसकी यस खूब सर। सारी प्रैक्टिस कर लेना, फ्री का नंबर होता है। ठीक है, इसके बाद इसका इमेज वगैरह कहीं बनता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे, यस सर। और ये किरणें तो सीधे निकल जाती है, यहाँ फोकस पे बनता है। ठीक, फिर यस सर। ये जो नेत्रिका होती है इसको इधर उधर खिसका के इसके फोकस पे लाते हैं, और कभी कभी फोकस के अंदर ले लेते हैं, कभी फोकस के बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके यस सर। फोकस, इस प्रतिबिंब, इसका तो जो अभिदर्शक जो होता है उसके तो हमेशा पर अभिदर्शक के फोकस पर ही प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, पहला प्रतिबिंब I1। फिर जो I2 यस बनता सर। है वो डिपेंड करता है कि नेत्रिका को तुम इससे कितनी दूरी पर रखे हुए। ठीक है, नेत्रिका की भी फोकस दूरी होती है। तो अगर नेत्रिका के लिए ये वाली दूरी जो होती है, ये जो है तुम्हारा UE होती है, नेत्रिका की नेत्रिका से प्रथम प्रतिबिंब की दूरी। अब कई बार जो है यस। ये, अगर इसको इधर खिसका लाओगे तो यही इमेज इसके नेत्रिका के कई बार फोकस के अंदर भी आ जाता, कई बार फोकस पे ही रहता। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में यस। फोकस पे ही रहेगा। थोड़ा सा और इसको खिसका देंगे तो फोकस इधर निकल आएगा, इधर आ जाएगा, तो प्रतिबिंब अंदर चला जाएगा, उसका अलग केस होता है। ठीक है, तो अपना एडजस्ट करते यस। रहते हैं। तो हम एडजस्ट करते हैं कि अंतिम प्रतिबिंब हमारे इस प्रदेश की न्यूनतम दूरी पर बने या अनंत पर बने। दो केस बनते हैं। तो ये वाला केस अनंत के लिए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि अनंत पर प्रतिबिंब तो तभी बनेगा ना जब वो इससे इस प्रतिबिंब से जो किरणें निकलेंगी इस पे आपतित होने के बाद समांतर हो जाए। समांतर कब होती हैं? जब ये इसके फोकस पर होंगी। ठीक है, तो इसका यस फोकस सर। यहीं पे मिले, इसका फोकस मैच कर जाएगा। तो ऐसे जब प्रकाश की किरणें जब निकलेंगी तो इधर इसके समांतर एक ऐसे निकल जाएगी, जो प्रकाश की किरण से जाएगी वो ऐसे चली जाएगी, तो ऐसे समांतर किरणें चली जाएंगी, अनंत पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, तो ये केस है। यस। तो इसको समझ लो, दो ही केस बनते हैं, एक तो डी वाला, एक ये वाला। ठीक है, रटना और रट लेना। इस केस में क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनने का मतलब समांतर किरणों के लिए समायोजित किया गया, मतलब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ठीक है, यस तो सर। जब अनंत पर बनेगा तो इन दोनों लेंसों के बीच की जो दूरी होगी वो, एक तो इसका एफ ही पीछे साइड में, इसका एफ ओ आगे साइड में, दोनों एक दूसरे पे मैच कर जाएंगे। तो मतलब पूरी लेंस की लंबाई कितनी हो जाएगी, एफ ओ प्लस में एफ ही के बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? सर। तो यहाँ से एफ ओ और प्लस में एफ ही कितना हो जाएगा तुम्हारा 20 दिया है ना। यस सर। और जो आवर्धन होता है एफ ओ अपान में एफ ही, तो आवर्धन को अगर चिन्ह छोड़ दे, ठीक है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ लेंस की कितना आवर्धन हुआ वो चीज़ देखे तो 9 हुआ। ठीक है, तो एफ ओ अपान यस एफ सर। ई
अगर देखोगे तो 9 हुआ। ठीक है, इतने से ही 2 इक्वेशन बनेंगे, सॉल्व कर देना। ठीक है, ऐसे ही प्रैक्टिस डालो, ऐसा ही सवाल हमेशा आएगा। ठीक है, अब Yes, sir. अगर विद साइन लिखोगे, ठीक है, तो विद साइन लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक है, वो करने में तुमको बार बार कहीं ना कहीं दिक्कत कर जाओगे। ठीक है, इसलिए ऐसे ही प्रैक्टिस करो इसको, हमेशा आंसर आ जाएगा। आंसर से मतलब है तुमको। ठीक है, आवर्धन क्षमता Yes. को कभी भी यहाँ पे विद साइन मत रखना। ठीक है, सारी जो टोटल आवर्धन होता है। ठीक, Yes, sir. हेलो। तो इस सवाल Yes, में sir. बहुत लड़के फंसते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो ये जो वैल्यू दिया रहता है, ठीक है, वो हमेशा क्या है, आंकिक मान देता है परीक्षा में जब भी देगा। ठीक है, विद साइन नहीं देगा। Yes. और तुमको इनके सबके आंकिक मान रखने हैं, विद साइन नहीं रखने हैं। ठीक है, इस सवाल को लगाते समय अगर विद साइन रख दोगे तो फिर कंफ्यूज हो, फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, और विद साइन वाला मैं कॉन्सेप्ट नेसेसरी बताना नहीं चाहता, क्योंकि उससे सवाल का जो है उसमें उसका सोच के बीच में ही फंस जाओगे। ठीक है, और सोचते रहोगे, Yes. सवाल सोचते ही रह जाओगे। ठीक है, उसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो जाएगी। तो ये सवाल ऐसे लगाने की प्रैक्टिस करें, इतने से आ जाएगा, सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसकी वैल्यू Yes, इसमें sir. डालोगे तो एफ ओ इजक्वल टू 9 FE हो जाएगा। 9 FE की वैल्यू यहाँ पे डाल दोगे तो 9 FE प्लस में FE इक्वल टू 20, तो यहाँ पे FE इक्वल 10 मतलब 2 आ जाएगा। ठीक है, और FO बराबर तुम्हारा न दूनी 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, काम खत्म। ठीक, कॉन्सेप्ट का बाद Yes. में देखते रहना जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होते हैं। तो घ नंबर में देखो क्या है, ओमी और अनोमी परिपथ से क्या तात्पर्य है। अनोमी परिपथ के लिए उल्टता तथा धारा के बीच ग्राफ खींचकर गत्यात्मक प्रतिरोध को परिभाषित। इसमें तुम्हारा ये जो है, एक सेकेंड, ये सही है, ये वाला ओमी प्रतिरोध। इसमें जब लगा देना स्टार्टिंग में, जब या यदि निश्चित ताप एवं दाब पर कोई परिपथ ओम के नियम का पालन करता है तो, या कोई चालक, ठीक है, चालक भी लिख देना है, चालक भी लिख सकते हो, तो उसे वो अनोमी परिपथ कहते हैं। और उदाहरण में लिख देना जैसे अर्धचालक। ठीक है, हेलो। और प्रतिरोध में क्या, ओमी प्रतिरोध में हो जाएगा कि जब किसी निश्चित ताप एवं दाब पर कोई चालक, यदि किसी निश्चित ताप एवं दाब पर कोई चालक ओम के नियम का पालन करता है तो वो ओमी परिपथ कहलाएगा। ये ठीक, जैसे धात्विक चालक। इसमें पूछा, ठीक है, ये क्वेश्चन में कि परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान के आधार पर नाभिक का वर्गीकरण करिए तथा परिभाषित कीजिए। तो ये तुमने सही अनुमान लगाया है, बढ़िया लिख दिया आंसर। ठीक है, क्योंकि इसमें क्लियर Yes. नहीं पूछा है कि क्या लिखना है, तो बहुत बच्चे तो पता ही नहीं कर पाएंगे क्या लिखना है। ठीक है, तो इसमें Yes. तुमने सही लिख दिया, समस्थानिक और समभारिक। सम न्यूट्रॉनिक नहीं भी लिखते तो चल जाता। ठीक है, Yes, sir. लिख दिए हो तो नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि बहुत लड़के तो बच्चे अनुमान ही नहीं लगा पाएंगे। जैसे इसमें कह रहा परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या के आधार पर, तो पहली बात तो परमाणु क्रमांक के आधार पर जो होगा समस्थानिक होंगे। ठीक है, Yes. और Yes, sir. द्रव्यमान संख्या के आधार पर समभारिक होंगे। ठीक है, Yes, sir. और बस हो जाएगा। सब न्यूट्रॉनिक भी लिख दिए हो तो कोई दिक्कत नहीं, न्यूट्रॉनिक भी पूछ दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। नाभिक जो है सब न्यूट्रॉनिक भी होते हैं, ठीक है, वो भी लिख दिए हो, अच्छी बात। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा कक्षा सिलेबस में नहीं है, नहीं चौथे कक्षा। और Yes, फिर है sir. किसी परिपथ में धारा तथा उल्टता के बीच समीकरण लिखिए। ये शायद तुम्हारा सवाल सही है क्या? Yes, sir. पूरा 3 नंबर मिला है इसमें। इसमें क्या किया तुमने, किसी परिपथ, ये है, तुमने आई तथा बी का समीकरण लिखा है। ठीक है, फिर तुमने वर्ग माध्य मूल मान पूछा है, हैं, धारा Yes, का, sir. तो आई आर एम एस बराबर आई ना। इसमें क्या है ना, सवाल को करते समय क्या है ना, टीचर बहुत चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, तुम पहली बात तो आई इक्वल टू 3.5 साइन 628t प्लस में π/6 लिखा हुआ। ठीक है, तो Yes, sir. उसके नीचे एक लाइन ये भी लिखो
कि चलो लिख के बता दे रहा हूँ मैं। उसमें तुमको लिखना है जैसे I इक्वल टू 3.5 साइन 628t प्लस में π/6 इतना लिखा हाँ है। वैसे। तो इसमें I इक्वल यस टू सर। I नॉट एक बार लिख दो, ठीक है। साइन यहाँ पे साइन हो तो साइन से कंपेयर कर दो, कॉस हो तो कॉस से कंपेयर कर दो हमेशा, ठीक है। यहाँ पे क्या यस लिखोगे, सर। ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। यस तो सर। यहाँ से जब कंपेयर करोगे तो आई नॉट इज इक्वल टू 3.5 हो जाएगा, ठीक है। और यस ओमेगा सर। इज इक्वल टू 628 हो जाएगा, ठीक। अब फाइव इज इक्वल टू π/6 हो जाएगा, ठीक है। यस सर। अब उसके बाद दूसरा समीकरण है तुम्हारा वोल्टेज का, ठीक है। तो वोल्टेज का है तुम्हारा 28 साइन 628t माइनस का π/6 इतना है। तो यहाँ से इसको किससे कंपेयर करोगे, वी नॉट साइन ओमेगा टी साइन प्लस में ओमेगा टी यहाँ पे फाइव डैश फाइव। कर दो, ठीक है। या तो φ1 इसको ये कर दो, इसको φ2 कर दो, ठीक है। यहाँ φ1 हो जाएगा। डैश वैश कभी कभी दिखता भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से अगर यस सर। तुलना करने पर क्या हो जाएगा, वी नॉट इज इक्वल टू 28 हो जाएगा। कितने नंबर का सवाल, 3 नंबर का ना। और ओमेगा बराबर तो सेम ही आएगा ओमेगा, ठीक है। ओमेगा हमेशा इक्वल आएगा दोनों के केस में। इसमें कितना यस सर। 628 ही है तो इसको लिख दे, चलो ठीक है। और φ2 तुम्हारा हो गया माइनस का π/6 विद साइन लिखना है, ठीक है। तो यस। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो अब आंसर लिखना स्टार्ट कर दो। पहला पार्ट में क्या बोला इसने, आई इक्वल टू, जब टाइम ना हो तो जैसे किए हो वैसे ही कर देना, ठीक है। अननेसेसरी एक्स्ट्रा चीज़ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो तब है अगर शुरू के सवाल अच्छे से कर देना, बाद में फिर घसीट देना, ठीक है। और सब ऐसे ही करते हैं, शुरू में इंप्रेशन बनाना पड़ता है टीचर पर, ठीक है। बाद में तो वो यस सर। फ्लो में आ जाता है, फिर नंबर देता चला जाता है, पढ़ता पढ़ता है नहीं। यहाँ पे कहा जाएगा I नॉट अपान में √2, ठीक है। वैल्यू पुट कर दिए हो तुम, ठीक किए हो, कोई बात नहीं। यहाँ पे 3.5 अपान में √2 हो जाएगा। अब इतना ही लिख के छोड़ दो, ठीक है, IRMS। यस सर। और जब टाइम बचेगा तो फिर इसको कैलकुलेट करके भी लिख दियो, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन पेपर में जब करना तो जो क्वेश्चन छोड़ दिए हो उसमें कुछ लिखते जाना, एल का मतलब लेफ्ट, डी का मतलब डन, ठीक है। उस तरीके से अपना कुछ सिंबल बना लेना, नहीं बाद में क्या ढूंढोगे कि कौन सा क्वेश्चन रह गया है, भूल जाता है आदमी, ठीक है। फिर 3 बार कॉपी के पेज पलटोगे, 3 बार अपना खुद का पेपर भी हर एक क्वेश्चन में स्कैन करोगे, फिर भी नहीं ढूंढ पाओगे कौन सा रह गया कौन सा नहीं। तो ये सब टाइम किल करते हैं वहाँ पे। आवर्तकाल बराबर होता है टी बराबर होता है 2π/, ओमेगा की वैल्यू रख देना, ठीक है। 2π अपान में 628, ये तो कटने वाली चीज़ें काट देना, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे काट देना, वो तुम्हारा सही है शायद, इसमें पूरे नंबर मिले, ठीक है। फिर है वोल्ट तथा धारा के बीच में कलांतर। तो कलांतर क्या होगा, इसमें धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर डेल्टा फाई, ठीक है। इसमें कर देना φ1 -5 भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यस यहाँ पे कितना हो जाएगा, π/6 माइनस में π/6, ठीक है। तो π/3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें कई बारी φ1 माइनस होगा, φ2 पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो निगेटिव में भी आंसर आ सकता है, ठीक है। यस सर। तो इसमें क्या है कि अगर देख लेना, अगर निगेटिव होता है तो भी कोई फर्क पड़ता है नहीं, ठीक है। अगर निगेटिव आना होगा तो निगेटिव भी आ जाएगा, ठीक है। उसमें वो देखते हैं कौन अग्रगामी होगा पश्चगामी होगा। अब I1 वाले में ओमेगा को वी को घटा रहे हैं, ये I1 ये करंट का फेज है, ये किसका है, वोल्टेज का फेज है ना। यस सर। तो करंट वाले में वोल्टेज वाले को घटा रहे हो और पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स करंट आगे है फेज। यस सर। अगर निगेटिव आ जाता है इसका मतलब करंट पीछे है फेज में, ठीक है। बस इतना ये मीनिंग होता है इसका, और कुछ नहीं है। तो उससे कुछ फर्क नहीं। ये तुम्हारा सही था ना क्वेश्चन, कितने नंबर मिले? यस सर।
एक सेकंड रोक लेते हैं। 3 नंबर मिल गए, ठीक, कोई बात नहीं। नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन sir. क्या है तुम्हारा? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर घा इसमें पूछ रहा है कि गामा किरणों के 4 प्रमुख गुण लिखिए तथा गामा एवं पराबैंगनी किरणों से तरंगदैर्घ्य किसकी अधिक होती है। ठीक है, तो ये ना कक्षा 9 वगैरह में याद किए रहे होगे। ठीक है, तो Yes, तुमको sir. आंसर लिखना है। अगर पहली बात तो पहला एक पॉइंट, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ठीक है, Yes, sir. नंबर 2, ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक है, Yes, sir. अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, सब में चल जाएगा। विद्युत चुंबकीय, अनुप्रस्थ, तीसरे में लिख दो ये सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, Yes, sir. सीधी रेखा में, जैसे प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। नंबर 4, सीधी रेखा में हो गया। ये निर्वात में चल, इनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, Yes, अब sir. माध्यम की आवश्यकता नहीं है, बस इतना याद रखो, बाकी तो लिख लोगे। माध्यम की आवश्यकता नहीं। ठीक है, Yes, sir. बस इतना लिख लो। इनमें ऊर्जा होती है। ठीक है, 5वां Yes, हो sir. गया। अब देखो, बस ये पूरी की प्रकाश किरणों के ही समान होती है। बस अंतर इतना है कि ये आंख से नहीं देखी जा सकती। बस समझ गए? Yes, sir. इनकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। भेदन क्षमता के लिए बहुत ही ये जानी जाती है। समझ गए? Yes, sir. इनके उपयोग जरूर याद कर लेना। गामा किरणों का उपयोग सबसे ज़्यादा कैंसर में होता है। ठीक है, और भी जगहों पे भी होता है। ठीक, Yes, sir. तो एक गुण याद कर, उपयोग जरूर याद कर लेना। बुक में थोड़ा थोड़ा दिया हो तो ऐसे बना के लिख देना। ये इसमें नंबर अगर कट गए तो समझ लो कि बेवकूफ़ी है। ठीक है, Yes, sir. ये वो वाले भी चल जाएंगे जो कक्षा 9 में चेक याद किए थे ना, वही वाले लिख दो। ठीक है, 9 में तो याद ही किए रहे होगे, या 10 में नहीं किए तो फिर कर लो। ठीक, Yes, sir. कुछ भी और भी पॉइंट बना सकते हो इसमें, जैसे फोटोग्राफिक प्लेट को ये प्रभावित करते हैं। ठीक है, Yes, जितनी sir. भी वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं सब प्रभावित करेंगे कुल मिला के। ठीक, इनमें ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा भी लिख सकते हो। ठीक है, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि क्राउन कांच से समावतल लेंस बनाना है। लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाए कि लेंस की क्षमता 2.5D हो जाए। क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.65 है। ठीक है, ये क्वेश्चन है Yes, तुम्हारा। sir. अब इसका आंसर तुमने क्या लिखा है वो देख लेते हैं। ये सलूशन है, ये है तुम्हारा ना। n इक्वल Yes, टू sir. 1.65, ए पी इक्वल टू माइनस का 2.5D, तो पी इक्वल टू 100/f क्यों हाँ ठीक है। एफ इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा ठीक है, माइनस का 45 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद जो है तुम यहाँ पे जब इक्वेशन फार्मूले में वैल्यू पुट की है 1/f इक्वल टू 1. ठीक है, तो 1/40 इक्वल टू 1.64, माइनस घटाओगे तो 0.64 बचेगा। पहली बात तो तुमने माइनस नहीं किया, एक गलती ये है तुम्हारी, है कि नहीं है? Yes. तो केवल 0.64 बचेगा, इंटू 2 बचेगा, इंटू 40 भी होगा, आर इक्वल टू। ठीक है, Yes, sir. समझ में आ रही ना गलती कहाँ की है? Yes, sir. तो आर इक्वल टू 0.64 इंटू 2 इंटू 4, तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा 4 2 8, 8 चौक 32, 8 छंग 48, 48 3 51, तो तुम 8 चौक 32, ठीक है, और 8 छंग 48, 48 3 51, 51.2 आएगा। ठीक है आंसर। Yes, sir. ठीक, इसको ध्यान देना। Yes, sir. चलो, अब इसको नहीं लगाते हैं, तुम लगा लेना खुद, सिर्फ कैलकुलेशन करती थी। इसमें कह रहा है ट्रांजिस्टर, ये वाला तो है ही नहीं सिलेबस में, ट्रांजिस्टर नहीं है। LCR श्रेणी LCR परिपथ धारा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र का निगमन करिए। ठीक है, तो इसमें Yes. क्या है कि देखो
सूत्र इसमें ये जो तुम फिगर बनाए हो तो इसमें देखो, जैसे संधारित्र भी बनाया, कुंडली भी बनाया और प्रतिरोध बनाया, तो इसमें लिख दो, इनमें नाम भी लिख दो, एक्सएल, एक्सी, नहीं एक्सी, एक्सएल और एक्सआर, ठीक है। वीएल, Yes, sir. वीसी, वीएल और वीआर, ठीक है। और करंट तो आई ही फ्लो होगी पूरे में, ठीक है। Yes. तो हम अब जो आई करंट फ्लो होती है हमेशा आई आर एम एस वैल्यू दिखाते हैं। तो यहाँ पे लिख दो कि माना एक वोल्टेज सोर्स या वोल्टेज स्रोत वी है और जिसके श्रेणी क्रम में संधारित्र, एक संधारित्र जिसकी धारिता या जिसका धारिता प्रतिघात सी है और Yes, एक sir. कुंडली जिसका प्रेरण परिघात एक्सेल है तथा एक प्रतिरोध जिसका प्रतिरोध आर है। यहाँ पे एक्स आर नहीं लिखना है, केवल आर लिखना है, ठीक है। तुमने लिखा भी Yes. होगा, सही लिखा है तुमने, सही लिखा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा लिख दो, माना 2 लाइन इस तरीके से, जैसे Yes. इस तरीके से लिख दो, क्या बोलते हैं ये यहाँ पे जो लाइन लिखी है ना, यहाँ से क्या बोलते हैं, यहाँ से, ठीक, ये वाली, ठीक। Yes, sir. इतनी लाइनें Yes, यहाँ से sir. लिखना है। इसके बाद फिर ये हो गया, ये तो है, ये तुमने यहाँ तक कर ही लिया है। फिर एक्स अनुनाद की स्थिति में देखो, एक्सएल इक्वल टू एक्स लिख दिया इसने, वैल्यू पुट करके एफ इक्वल टू 1/2 कर दिया, काम खत्म, ठीक है। तो यही Yes, ड्राइव sir. करने के लिए बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है। Yes. यहीं तक लिख के छोड़ देना, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है। पांच Yes, घा सही है, क्वेश्चन दे लो। 5 घा क्वेश्चन ये है, बोर के परमाणु मॉडल को समझाइए। तुमने अथवा वाला क्वेश्चन किया। जब क्वेश्चन लिखना तो क्वेश्चन नंबर डाल के उसमें ब्रैकेट में अथवा भी लिख देना, ठीक है। कई बार टीचर को Yes, ना sir. दिक्कत होती है चेक करने के समय, वो पहचान ही नहीं पाता कि तुमने पहले वाले पार्ट का आंसर लिखा है कि बाद में जो अथवा के बाद लिखा है उसको, अथवा के पहले वाले का आंसर लिखा है कि बाद वाले का। तो 5वें का Yes, sir. था, मैं बढ़िया अथवे से लिख दो, ठीक है। तो चलो ठीक है, अगर तुमने तो उससे क्या टीचर सहूलियत हो जाती है, तो टीचर भी को दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। जैसे इसमें तुमने लिखा हुआ, ठीक है, अच्छी बात है, ब्रैकेट में लिख दो अथवा लिखना हो तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और तुम्हारा क्वेश्चन ये सही भी है, कोई दिक्कत नहीं है, चल गए तो सही है। अब इसमें देखो, अगर तुम बोर के परमाणु मॉडल को लिखते तो फिर क्या, कोई Yes, बच्चा लिखता तो बोर के 3 ही पॉइंट है, ठीक है। परमाणु मॉडल के हमेशा 3 ही पॉइंट लिखो कि Yes. पहली बात तो लिखना है कि बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार नंबर 1, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ विशेष कक्षाओं में ही गति करते हैं, काम खत्म हो गया, ठीक है। अगली लाइन में Yes, लिख दो कि इन विशेष कक्षाओं का कोणीय संवेग NH/में NH 2 पाई होता है, जहाँ n बराबर 1 2 3 1, 2, 3, डैट डैट करके, ठीक है। और तीसरे पॉइंट में Yes. क्या लिखोगे, छोटे छोटे पॉइंट लिख दो, ज़्यादा बहुत बड़े लिखने की जरूरत नहीं। तीसरे पॉइंट में लिखोगे संक्रमण की बात लिख दो, ठीक है। Yes. कि जब Yes. इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है तो ऊर्जा को ऊर्जा का या तो ऐसे लिख दो, कब इलेक्ट्रॉन जब किसी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, और वह ऊर्जा उन दोनों कक्षाओं के ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होता है, ठीक है। Yes, ऐसे sir. अपनी भाषा में तोड़ तोड़ को लिख दो, बहुत ज़रूरी नहीं है एकदम किताबी भाषा में लिखने की, ठीक है। और अगर और लिखने की इच्छा है तो मान लो किसी कक्षा की ऊर्जा E1 है और किसी दूसरे कक्षा की ऊर्जा E2 है, यदि E1 से E2 में जाएगा तो ऊर्जा डेल्टा E बराबर है E1 माइनस E2, ठीक है। Yes, sir. तो इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। बस इतना ही लिखना और कुछ नहीं लिखना। हमेशा इसको सीक्वेंस बना लो, पहले सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को विशेष कक्षाओं में गति करा दो, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, उन विशेष कक्षाओं की विशेषता बता दो, विशेषता क्या है NH/2, ठीक है। और तीसरा क्या है कि जब इन कक्षाओं में, जब एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाएंगे तो ऊर्जा उत्सर्जित करेंगे, ठीक है, बस ज़्यादा नहीं लिखना। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, इसको भी अथवा, अब जो है अब तुम्हारे पास टाइम अथवा वाले का भी आंसर लिखना है, ठीक है।
पेपर सॉल्व करते समय तो एक का ही आंसर लिखे हो, लेकिन अब बाद में दोनों का आंसर लिख लेना नोटबुक में, ठीक है। यस सर। है प्रिज्म के पदार्थ का पूर्णांक का सूत्र न्यूनतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में ज्ञात करो। तो इसको सिलेबस से अभी हटाए नहीं, कोई ऐसा कुछ दिया नहीं है ऐसा, ठीक है। तो इसको तो तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी खूब प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आए तो अगर प्रैक्टिस रहेगा, जिसको पता ही है कि हमको आना ही है ये, तो ठीक है। तो जिसको उत्तर ही पहले से पता है तो क्वेश्चन रटने में क्या दिक्कत है। प्रूफ वाले अगर सवाल पूछता है तो इसका मतलब कि उत्तर पहले बता दिया ना उसने। यस सर। तो उन न्यूमेरिकल को तो बड़े लगाते हैं चार से, जिनका उत्तर कभी मिले पता ही नहीं है, इनका तो पहले से आंसर पता है, ठीक है। प्रूफ करने का मतलब ही है। अब इसमें तुमको पता है कि n इक्वल टू तुमको लाना है साइन ए प्लस में डेल्टा m अपान में बटे 2 साइन ए बाई 2 अपान में साइन ए बाई 2 लाना है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, हमेशा क्या करो, अब इसमें देखो कॉन्सेप्ट सब भूल जाओ। तुमको लिखना क्या, टीचर को क्या चाहिए, जो चाहिए वो लिखो, ठीक है। पहली बात तो इसके लगभग बीचों बीच में एक ऐसे अभिलंब डालो, ठीक है। इसके हाँ, और एक किरण यहाँ पे लाके डाल दो, ठीक है। इसको आपतन कोण बोल दो, ठीक। फिर इसके बाद इस वाली किरण को इसके समांतर ले जाओ, ठीक है। इस वाले बेस के एक लगभग समांतर हो, नाप के बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर इसमें इस पॉइंट पर एक अभिलंब डाल दो ऐसे, इस वाले पृष्ठ के लिए। इसमें नाम दे दो, इसको हमेशा ए दो ऊपर वाले को, इसको बी दे दो, इसको सी, इसको बी सी में कोई अंतर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। फिर इसको क्या है, इसको आगे बढ़ाओ, ठीक है। इस वाली जो अंतिम किरण निकलेगी, जितना जितना इधर एंगल बन रहा है उतना इधर बना दो अंदाजे से, ठीक है। नहीं भी बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसको बार बार इसको पीछे बढ़ा दो। ये कहीं कट कर रहा है क्यों, डॉट डॉट करके। तो ये जहाँ पे मिल रहे हैं इसी को डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। डेल्टा इसको थोड़ा और बड़ा बना लेना। अब देखो, अभिलंब के साथ आने वाली किरण जो कोण बनाती है उसको आपतन कोण बोलते हैं, जाने वाली किरण जो बनाती है उसको अपवर्तन कोण बोलते हैं। तो आर हो जाएगा ये अपवर्तन में आर आता है और आपतन में आई आता है, ठीक है। तो इसको R1 कर दो, इसको क्या कर दोगे, R2 कर दोगे, ठीक है। इसको I1 बोल दो, इसको I2 बोल दो, ठीक है। इसको I1 के साथ R1, इसको R2 के साथ I2, ठीक। कुछ बात समझ में आई यहाँ तक। इसको डेल्टा एम मत लिखो, इसको डेल्टा ही लिखो, ठीक है। इतना बना लो। इसके बाद अब तुम क्या करोगे, इसमें कैलकुलेशन दिखानी है, ठीक है। क्योंकि तो हमारा क्या होता है, हम एक ही पॉइंट पे यहीं पे अप्लाई करेंगे साइन, ठीक है। हमारा इसको हमको किससे प्राप्त करना है, हमारा जो है इधर तो हमारा माध्यम का पूर्णांक n इक्वल टू 1 होता है कि नहीं। इसके अंदर का n इक्वल टू n होता है। तो अगर हम इसमें साइन का रूल अप्लाई करें तो हम क्या करेंगे, 1 इंटू साइन आई इक्वल टू क्या है हमारे पास, n इंटू साइन R1, यहाँ पे I1 कर दो। ये मुझे पता है, ठीक है। ऐसे से ये लाना है, ठीक। हेलो, अब देखो यहाँ पे इतना होगा, इतनी बात समझ में आ गई। यस सर। अब बच्चों को दिक्कत कहाँ जाती है, पहली बात तो ध्यान देना, इसमें की पॉइंट ध्यान रखना है। सबसे पहले इतना तो तुम बना लोगे, इतने यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वाला जो कोण होता है डेल्टा एम निकालने में, तो ये वाला कोण हमेशा रट लो, ठीक है। ये हमेशा, ये कितना होगा, ये अगर आई है तो ये भी शीर्षाभिमुख कोण होगा, तो ये भी आई होगा कि नहीं होगा। तो ये वाला जो बच रहा कोण, ये I1 माइनस R1 होगा। ये अब यहाँ पे मैं लिख नहीं सकता चूँकि छोटा है फिगर, तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ I1 माइनस R1, ठीक। वैसे ही ये वाला कोण अगर तुम दिखाओगे ये वाला, तो ये हो जाएगा I2 माइनस R2, ठीक है। यस सर। बस अब देखो, ये बहिष्कोण है, तो बहिष्कोण का कोण शेष दो अंतःकोणों के कोण के योगफल के बराबर होता है, अगर पता हो तो। पता है कि नहीं। तो यहाँ से तुम क्या कर लोगे कि डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा I1 माइनस R1 और प्लस में
I2 R माइनस R2, ठीक है, इतना, ठीक। यस सर। तो यस तुमको विचलन कोण जो निकालना है यहाँ से I1 प्लस I2 माइनस में R1 प्लस R2, ठीक। आर यस तो यहाँ से इतना हो गया। अब तुमको क्या करना है, तुमको R1 R2 तो यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है, यहाँ पे दो ही फार्मूले हैं, यहाँ पे ए और डेल्टा एम है, यहाँ पे I1 और R1 है कि नहीं है। यस सर। तो I1 R1 से तुमको इसमें पहुँचना है। यहाँ से अगर तुम देखो तो n बराबर क्या है, साइन I1 अपान में साइन R1, इस टाइप का बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यस सर। तो तुमको इसका मतलब I1 की जगह ये वाला पूरा पद आएगा, R1 की जगह ये वाला वैल्यू आएगी, a/2 वाली आएगी कि नहीं आएगी। हेलो। तो अब यहाँ पे तुम जैसे ही लिखोगे न्यूनतम विचलन की स्थिति में, ठीक है, न्यूनतम यस विचलन की स्थिति में यहाँ से तुम्हारा काम बन जाएगा। न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, I1 इक्वल टू I2 होता है, ठीक है। हेलो। यस सर। I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू Yes, I sir. मान लिया करते हैं कुछ लोग, ठीक है। और R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R Yes. मान लो, ठीक। इतनी बात समझ में आई। तो यस सर। यस सर। और क्या होगा, डेल्टा भी होगा। डेल्टा किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एम के हो जाएगा, ठीक है। हेलो। यस सर। तो डेल्टा जो होगा, जो Yes, विचलन sir. कोण होगा, ये मिनिमम विचलन कोण होता है, ठीक है। अब इनको यहाँ पे पुट कर दोगे तो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे n बराबर, सॉरी पुट नहीं करना अभी, यहाँ से इन दोनों कंडीशन का यूज करके हम डेल्टा की वैल्यू निकालें। डेल्टा यहाँ पे देखो एक चीज़ अभी रह गई है, खैर चलो ठीक है, उसको भी निकाल लेंगे। एक चीज़ अभी हमारी रह गई थी इसमें, यहीं पे बोल दो का, देखो ये R1 R2 है, ये वाला। हेलो। यस सर। तो इनको अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो ये त्रिभुज नहीं बन जाएगा, ये वाला। इनमें नाम भी दे देना, इसका नाम दे दूं मैं, मान लो इसका नाम दे दूं, क्या नाम दे दूं, इसको P दे देता हूँ, इसको Q दे देता हूँ, इसको BC, इसको D दे देता हूँ, इसको E दे देता हूँ, ठीक है। तो देखो PDQ, ये वाले त्रिभुज में ये देखो, ये वाला 90 डिग्री है, ये वाला, क्योंकि ना वो है ना, वो क्या बोलते हैं, लंब है ना ये इस वाली रेखा पर, क्यों। चलो ठीक है, तो ये लंब है, ये वाला इधर भी ये लंब है, तो ये दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे, तो इन दोनों का योगफल भी 90 डिग्री होगा। ए और इनका R1 देखो ये वाला कोण का है, ये वाला ई एंगल जो बनेगा, ठीक है। तो इसका और इसका योगफल 180 होगा, इन दोनों का मिला के इसका भी 180 होगा। तो ए बराबर में तुम्हारा आ जाएगा, इसमें तुमको दिखाना पड़ेगा, एक कोण और भी बनेगा, ये वाला, A इक्वल टू R1 प्लस R2। ये कर लोगे कि नहीं, हैं। हेलो। यस सर। यस। तो ये कैसे आया, देखो इस वाले कोण और इसका वाले कोण का योगफल 180 होगा, इन दोनों का मिला के इसके साथ भी 180 होगा, इसलिए A इक्वल टू R1 प्लस R2 आ गया, ठीक है। तो बस यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज जब रखोगे तो देखो R1 R2 की जगह R लिख दोगे यहाँ पे, तो A इक्वल टू 2R हो जाएगा कि नहीं। तो ये वाली बात मैं यहाँ पे सिद्ध करता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा M इक्वल टू 2I माइनस में 2R। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, I इक्वल, एक तो ये आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा मेरा A इक्वल टू R1 प्लस R2, यहाँ से R प्लस R और A, तो R इक्वल टू A/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से इधर से कितना आ जाएगा, अगर मैं R की जगह में अगर A लिख दूँ, या 2R की जगह A लिख दूँ, या R की जगह A/2, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा I डेल्टा M इक्वल टू 2I माइनस में यहाँ पे A हो जाएगा। तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
आई इज इक्वल टू ए प्लस में डेल्टा एम बाई टू। ठीक है, आई भी आ गया, आर भी आ गया, बस इतने आ गए तो बस लिख दोगे इसको। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से स्टार्टिंग होगी। ठीक है, फिर ऐसे करते चले जाओगे। अब इसमें एक पद अगर इसको एक्स्ट्रा लिखना हो तो लिख सकते हो, दिस प्लस दिस कोण ए प्लस में कोण ई इक्वल टू 180 होगा, और कोण ए प्लस में कोण R1 प्लस R2 ये भी 180 होगा। तो इन दोनों से तुम्हारा ए इक्वल टू R1 प्लस R2 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, वो तो टाइम पे डिपेंड करता है कितना टाइम है तुम्हारे पास। रखनी है ये बता दे रहा हूँ। इसमें ध्यान ये रखना है कि हमेशा ये वाला कोण निकालो, I1 माइनस R1 और I2 माइनस R2, इन दोनों का योगफल ही डेल्टा के बराबर आएगा। तो कई बार तो यहाँ से भी सवाल बन जाते हैं। ठीक है, कि केवल विचलन कोण पूछ देगा, खैर बहुत कम बनते हैं क्योंकि टफ सवाल बन जाता है। फिर अगर 20 से सवाल पूछ दिया डेरिवेटिव, इसके बाद फिर ए का मान कितना होगा R1 प्लस R2 और डेल्टा एम का मान कितना होगा। ये यहाँ तक अगर तुम पहुँच जाओगे तो फिर न्यूनतम विचलन की स्थिति में कर ही लोगे। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है किरचॉफ विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियम को समझाइए। ठीक है, इसमें समझाने में क्या है, कुछ नहीं समझाना तुमको। इसमें क्या करना है, तुम्हारा आंसर कहाँ, ये है इसमें है तुम्हारा विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दो नियम, धारा या संधि का नियम, लूप का नियम। किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। ठीक है, वेरी गुड, सही है तुम्हारा। ठीक है, फिर है क्या है, लूप का नियम। लूप के नियम में देखो तुम्हारा एक नंबर कट गया है। हेलो, इसमें कह रहा है किसी वैद्युत परिपथ में धारा तथा उनके संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसमें तुमने विद्युत वाहक बल का तो जिक्र ही नहीं किया। विद्युत वाहक बल भी तो होता है परिपथ में, क्यों? हेलो, यस सर, यस सर, विद्युत वाहक इसमें जो तुम लिखे हो ना ये, हेलो, यस सर, इसमें तुमको लिखना चाहिए था जैसे तुमने I1 R1 माइनस I2 R2 इक्वल टू E1 प्लस E2 लिखा है लूप 1 में। ठीक है, तो इसको शून्य के बराबर थोड़ी किया तुमने, E1 माइनस E2 के बराबर कर दिया ना। हेलो, यस सर। तो इसमें होगा कि किसी बंद पास में किसी परिपथ के बंद पास में बहने वाली समस्त धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल उस पास में लगने वाले कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, हेलो, यस सर। समझ फिगर वगैरह सब सही है। ठीक है, तो ये देखो इसमें कहाँ आया, ये वाला है जैसे। ठीक है, ये वाला इसमें ये है, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल, यहाँ पे तो मैंने लिख दिया है शून्य होता है, वहाँ पे लिखना चाहिए बीजगणितीय योग के आगे लिखना चाहिए उस पास में लगने वाले वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई। ठीक है, थोड़ी सी एक लाइन और इसको ध्यान देना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट